हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एमवी एकेडमी एंड दिस इज़ योर मिथिलेश सर। बच्चों, हम आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 10 मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में बायट-सावर्ट्स लॉ क्या होता है और उसके एप्लीकेशन बेस्ड डेरिवेशंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड के पेपर्स में। इसमें से 3 मार्क के क्वेश्चन हो सकते हैं बच्चों, जो आपको लिखने होंगे शॉर्ट आंसर 2 वाले टाइप के जो क्वेश्चन हैं बोर्ड के पेपर में। उसमें इस चैप्टर के अभी जो डेरिवेशंस अपन आज के लेक्चर में लेने वाले हैं, इसमें से कुछ ना कुछ जो है वो पेपर में रह सकता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा इसको। ठीक है, देखिए बच्चों, स्क्रीन के ऊपर मैंने लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट या इलेक्ट्रिक करंट। इसमें आपको क्या रहेगा, बायट-सावर्ट्स लॉ। ठीक है, स्टेट एंड एक्सप्लेन बायट-सावर्ट्स लॉ। ना बायट-सावर्ट्स लॉ क्या होता है, पहले इसका स्टेटमेंट देख लो बच्चों। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन dB, स्मॉल मैग्नेटिक इंडक्शन की बात हो रही है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन dB एट अ पॉइंट ड्यू टू अ स्मॉल एलिमेंट dl। पूरे लेंथ के लिए नहीं, अगर एक छोटा लेंथ dl के लिए हम मैग्नेटिक इंडक्शन की बात करेंगे तो वो क्या होगा, dB। So the magnitude of magnetic induction dB at a point due to a small element dl of current carrying conductor is A directly proportional to the current, मतलब dB directly proportional to I, directly proportional to the length of the element, मतलब dB directly proportional to dl। आ जाओ अगले पेज में बच्चों। सी में देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी साइन ऑफ एंगल बिटवीन द एलिमेंट इन द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द एलिमेंट टू द पॉइंट। तो ये हो गया आपका dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ठीक है, एंड D इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिमेंट, यानी dB इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ठीक है, मैथमेटिकली अगर अपन इन सबको क्लब कर दे बच्चों, तो मेरा dB जो है वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई DL साइन थीटा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, यानी dB इज इक्वल टू हो जाएगा k इंटू आई DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, वेयर k इज योर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इन SI सिस्टम k का वैल्यू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और आप सबको पता है कि म्यू नॉट की वैल्यू जो है वो होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, तो हम dB क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो हम फाइनली dB लिख सकते हैं, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। ठीक है, अब इसके एक्सप्लेनेशन में देख लो बच्चों। मान लो कि एक अपन ने आर्बिट्रली शिफ्ट वायर कैरिंग करंट आई कंसीडर किया। अब इसका ड्राइंग एक बार देख लीजिए बच्चों। तो यहाँ पे देखो, ये एक आपका आर्बिट्रली शिफ्ट वायर है। इसका मैंने ये टोटल लेंथ L है, राइट, स्मॉल l। इसका मैंने एक छोटा सा एलिमेंट DL यहाँ पे कंसीडर किया। इस DL वाले पॉइंट्स के सेंटर से अपने को इस P पॉइंट पे अपने को मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है dB वेक्टर। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, ध्यान दे दो। और ये थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस लाइन विच जॉइंस द सेंटर ऑफ DL टू द पॉइंट P। इसको हमने R वेक्टर बोला हुआ है बच्चों। तो मेरा थीटा जो है ना, ये एक एंगल है बिटवीन R वेक्टर एंड DL वेक्टर। देखो, ठीक है, ये आपका IDL, ये एलिमेंट हो गया, इसको अपन करंट एलिमेंट बोलते हैं। तो IDL जो है आपका और R वेक्टर इधर पे, ये आपका हो गया एंगल थीटा इन बिटवीन। ठीक, आई होप आपको बच्चों समझ में आया। और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कैसा होगा, इट विल बी परपेंडिकुलर एंड इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर। देखो यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन का डायरेक्शन शो किया है, ये एक्चुअली में हम यहाँ पे दिखाएंगे तो भी चलेगा ऐसे। ठीक है, अब आओ ध्यान देना बच्चों। So let DL be a length element along the wire. The current in this element is in the direction of the length vector DL vector, which produces differential magnetic field dB vector directed into the plane of the paper as shown in figure, जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया बच्चों। ठीक है, कंसीडर पॉइंट P at a distance R from the element DL, आपको बताया मैंने। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P कैन बी ऑब्टेन्ड, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है P पॉइंट पे, वो हम कैसे लिख सकते हैं, बाय इंटीग्रेटिंग या समिंग अप ऑफ ऑल मैग्नेटिक फील्ड्स dB वेक्टर। DL वेक्टर के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ऐसे सबका अगर मेरे को टोटल निकालना पड़ेगा तो ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ एक्सपेरिमेंटली द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड dB वेक्टर प्रोड्यूस्ड बाय करंट इन द लेंथ एलिमेंट DL वेक्टर इज गिवन है। हमने अभी बायट-सावर्ट्स लॉ में क्या पढ़ा कि dB का वैल्यू कितना होता है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया बच्चों। ठीक, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन डायरेक्शन DL वेक्टर एंड R वेक्टर, मैंने आपको बोला, एंड म्यू नॉट की वैल्यू क्या रहती है, इतनी रहती है। ठीक है, आ जाइए आगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा।
So the direction of dB vector is dictated by the cross product dl vector cross r vector. वेक्टोरियली ये अपन ऐसा लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में बच्चों, dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब. तो यहाँ पे इक्वेशन 1 जो पहले अपन ने लिया और ये इक्वेशन 2 जो उसका वेक्टर फॉर्म है, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज बायट-सावर्ट लॉ. ठीक है. अच्छा, अभी इट कैन बी यूज टू कैलकुलेट, अभी हम इसको क्या यूज करके करने वाले हैं, तो इट कैन बी यूज टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन सच एज करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, इसका हम डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं, करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क, इसका हम डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं. ठीक है बच्चों, आई होप आपको बायट-सावर्ट लॉ समझ में आ गया. आइए स्टार्ट करते हैं इसके एप्लीकेशन से डेरिवेशन पे. ध्यान देना बच्चों, देखो स्क्रीन के ऊपर हेडिंग रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर. अगर किसी लॉन्ग स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे कैलकुलेट करना है. ठीक, अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा हो सकता है, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, हाउ विल एक्सप्रेशन चेंज फॉर सेमी इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर. ठीक, अब टाइम वेस्ट किए बिना बच्चों स्टार्ट करते हैं. ध्यान से एक बार देख लेना. कंसिडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ एल कैरिंग करंट आई. तो मान लो कि अपन ने इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर कंसिडर किया लेंथ एल का, जिसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई. वी हैव टू डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर एट अ पॉइंट पी विच इज एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर फ्रॉम द वायर. तो अब इसको ड्राइंग में समझो बच्चों, ध्यान देना. देखो हमने क्या किया, देखो ये हमारा एक स्ट्रेट वायर है. ठीक है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ, डायरेक्शन आपको दिख रहा है. और बच्चों ध्यान देना, हमको यहाँ पे P पॉइंट है, देखो ध्यान से, इस P पॉइंट पे हमको जो कि कैपिटल R डिस्टेंस पे है विच इज परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर. ध्यान दे दो, इस वायर से, लॉन्ग स्ट्रेट वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस R पे पॉइंट P है मेरा, हमको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करना है. ठीक है, तो मैंने क्या किया बच्चों, एक छोटा सा एलिमेंट dl ले लिया. यहाँ पे ध्यान देना, एक छोटा सा एलिमेंट dl ले लिया है. इसके सेंटर को मैंने पॉइंट A बोला है, ये वाले पॉइंट को मैंने O बोला है, और ध्यान देना ये वाला पॉइंट मेरा P है. ठीक, dl जो है उसका A पॉइंट से P, AP का जो डिस्टेंस है बच्चों वो है मेरा R वेक्टर. आप इसको मैग्नीट्यूड में सिंपली R बोल सकते हो. ये जो एंगल है आपका dl वेक्टर और r वेक्टर में, ये वाला एंगल जो है वो थीटा है बच्चों. तो आपका बाइलीनियर पेयर ये टोटल 180 होता है. अगर ये वाला थीटा है आपका, तो हम अंदर वाले को क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस थीटा, यानी कि पाई माइनस थीटा. इसीलिए देखो अगर ये थीटा है तो मैंने अंदर वाले को लिखा है पाई माइनस थीटा. ठीक, ये आपका dl हो गया. और आपका ये वायर जो है ये इनफाइनाइट वायर है, मतलब ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सटेंडेड है, और अपन इसको ओरिजिन लाइन ले सकते हैं, जीरो लाइन. ठीक है बच्चों, आई होप आपको ड्राइंग समझ में आ गया होगा सबको. ठीक है, अब ध्यान से देखना बच्चों, कंसीडर एन इनफाइनाइटेसिमल लेंथ dl वेक्टर ऑफ वायर कैरिंग करंट I, देन करंट एलिमेंट क्या हो गया, I dl वेक्टर. आपको बता दिया यहाँ पे करंट एलिमेंट इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम पॉइंट P, बताया बच्चों यहाँ पे ड्राइंग में, मेकिंग एन एंगल थीटा एज सोन इन फिगर, ये भी बताया आपको. ठीक है, नाउ बाय यूजिंग बायट-सावर्ट लॉ, अब एक एक करके डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से देखना. बायट-सावर्ट लॉ यूज करके द मैग्नेटिक फील्ड dB वेक्टर प्रोड्यूस्ड एट P ड्यू टू करंट एलिमेंट I dl वेक्टर इज गिवन बाय, ये तो फॉर्मूला है देखो वेक्टर फॉर्म में, dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I dl वेक्टर क्रॉस R वेक्टर अपॉन R क्यूब. मैग्नीट्यूड में ये हो जाएगा I dl R साइन थीटा अपॉन R क्यूब. ये आपका परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर हो जाएगा, राइट, क्योंकि dl वेक्टर क्रॉस R वेक्टर जो रहता है उसका रिजल्टेंट क्रॉस प्रोडक्टिव प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर. फिर ये देखो ऊपर R है और नीचे R क्यूब है बच्चों, तो ये कैंसिल हो जाएगा. ध्यान देना, तो ये मैं अभी यहाँ पे कट करूंगा बच्चों, ये ऊपर वाला R और ये वाला जो है वो कट होकर के नीचे R स्क्वायर हो जाएगा. तो हमारे पास क्या बचा, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I dl साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर. ठीक है, वो साइन जो है वो ये बता रहा है कि ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर है. अब अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट dl वेक्टर क्रॉस R वेक्टर indicates direction of dB vector which in this case is into the plane of the paper, जिसका मैंने डायरेक्शन आपको बच्चों ऊपर दिखाया है. तो इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, अगर हम खाली मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम dB क्या लिख सकते हैं, dB हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I dl साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोला है बच्चों. ठीक है, आइए अगले पेज पे चलते हैं. ध्यान देना बच्चों, now to calculate magnetic field produced at P by all current elements in the upper half
of the infinitely long straight wire we need to integrate equation 1 from 0 to infinity. एक बार बच्चों ड्राइंग में समझ लो इसको, ड्राइंग में एक बार समझ लो. देखो मैंने बोला ये लाइन जो है वो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, तो अगर मैंने इसको जीरो लाइन लिया बच्चों तो ये जीरो से प्लस इन्फिनिटी और फिर ये जीरो से माइनस इन्फिनिटी. ये अपर हाफ बोलूंगा मैं इसको और इसको मैं लोअर हाफ बोलूंगा. सो ओ से ए के तरफ, ओ से ए की तरफ जो भी अपन ऊपर तक जाएंगे इन्फिनिटी तक, ये हमारा हो गया हाफ अपर पार्ट, ठीक है. और जीरो से लेके माइनस इन्फिनिटी तक, जीरो से लेके आपका प्लस इन्फिनिटी तक और जीरो से लेके माइनस इन्फिनिटी तक, दो हाफ हो गए. तो जीरो से प्लस इन्फिनिटी तक जो है बच्चों यहां से यहां तक ये आपका है अपर हाफ पार्ट और इधर नीचे जो होगा ये आपका हो जाएगा लोअर हाफ पार्ट, ठीक है. और जितना मैग्नेटिक फील्ड बाई सिमेट्री हमारा ऊपर आएगा बच्चों अपर हाफ पार्ट में, उतना ही हमको कहां मिलेगा लोअर हाफ पार्ट में, बिकॉज बाई सिमेट्री अपर हाफ पार्ट विल बी इक्वल टू लोअर हाफ पार्ट, ठीक है. तो अभी मैं अपर हाफ की बात कर रहा हूं. लिमिट कहां से कहां तक जाने वाला है, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक. बच्चों आइए अब ध्यान से देख लीजिए इसको, अभी मैं क्या करने वाला हूं. तो यहां पे मैंने बोला कि नाउ टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट पी बाय ऑल करंट एलिमेंट्स इन द अपर हाफ ऑफ द इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर वी नीड टू इंटीग्रेट इक्वेशन 1 फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी. तो जो अभी अपने हमको इक्वेशन 1 मिला था dB, उसको मैं इंटीग्रेट करूंगा. तो देखो मैंने क्या लिखा, बी अपर इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ dB फ्रॉम जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक. और इक्वेशन 1 से ये वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर पुट कर दिया फ्रॉम इक्वेशन 1, और इसको अपन ने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2, राइट. टेकिंग इनटू अकाउंट सिमेट्री ऑफ वायर, सिमेट्री ऑफ वायर को अकाउंट में रख के करंट एलिमेंट्स इन लोअर हाफ ऑफ द इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर विल ऑल्सो रिमेन्स सेम, कंट्रीब्यूट सेम एज अपर हाफ. तो हम क्या लिख सकते हैं, बी लोअर जो है वो किसके बराबर हो गया, बी अपर के. ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3, ठीक. सो बी लोअर और बी अपर जो है वो इक्वल है, बी अपर की वैल्यू हमको मिल गई है बच्चों. तो अगले पॉइंट में देखो ध्यान से, मैंने क्या लिखा, एडिंग कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम लोअर एंड अपर हाफ बोथ टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी एट पी इज. तो बी को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या बच्चों, बी लोअर प्लस बी अपर. लेकिन बी लोअर फ्रॉम इक्वेशन 3 किसके बराबर है, बी अपर के. देखो तो मैंने बी लोअर के जगह पे बी अपर लिख दिया, बी अपर प्लस बी अपर 2 इंटू बी अपर हो गया. और बी अपर का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारे पास है. तो देखो मैं पुट कर रहा हूं बच्चों, ध्यान देना. सो b इज इक्वल टू 2 इंटू बी अपर क्या है, जीरो टू इन्फिनिटी dB विच इज जीरो टू इन्फिनिटी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. ये हो गया हमारा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2. बच्चों ध्यान से देखना, अब मैं क्या करूंगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई बच्चों ये बाहर निकाल लेता हूं. तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या रहेगा, देखो जीरो से लेके इन्फिनिटी डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. ये देखो ध्यान से, ये 2 और ये आपका 4 जो है ये बच्चों कैंसिल हो रहा है 2 से. तो अभी हमारे पास क्या बच जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4, ठीक है बच्चों. ऑल्सो फ्रॉम फिगर इन ट्राइंगल ओ ए पी. अब ये ट्राइंगल में एक बार देख लो बच्चों, क्योंकि ये बार बार यूज होने वाला, एक बार ड्राइंग में समझ लेते हैं. देखिए बच्चों ध्यान से, ये ट्राइंगल देखो ना बच्चों, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये ट्राइंगल ओ ए पी, इस ट्राइंगल में ये आपका जो है वो हाइपोटेनस हो गया, बिकॉज दिस इज योर 90 डिग्री. बच्चों ध्यान दे दो, दिस इज योर 90 डिग्री, ये आपका हाइपोटेनस हो गया. और आपको पता होता है, ध्यान देना बच्चों, आपको पता होता है कि यहाँ पे आर स्क्वायर जो रहेगा, देखो आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, अगर मैं इस लेंथ को बच्चों, अगर मैं इस लेंथ को एल से रिप्रेजेंट कर दूं, एल से, ध्यान से देख लेना, अगर मैं इस लेंथ को एल से रिप्रेजेंट कर देता हूं बच्चों, इस लेंथ को अगर मैं एल से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ना बच्चों कि मेरा जो आर स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. देखो स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल एल स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर. ये हमारा इस ड्राइंग में ट्राइंगल ओ ए पी में हो सकता है. एक चीज और बच्चों, इस ट्राइंगल में देखोगे अगर ध्यान से, तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा जो है, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, बच्चों ध्यान देना, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा जो रहता है वो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, एक बार देखेंगे जल्दी. साइन ऑफ 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, अपोजिट यानी कि आर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि स्मॉल आर. देख लो बच्चों एक बार ध्यान से, ये आपकी 90 डिग्री है, ये आपका 180 माइनस थीटा. तो हम साइन ऑफ 180 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस यानी कि कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर. बच्चों ध्यान रखना इस बात को, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर. और आप सबको पता है साइन ऑफ 180 माइनस थीटा को हम साइन थीटा ही लिखते हैं. तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए, आपको आगे कंटेंट समझ में आएंगे बच्चों. आइए हम उसके आगे चलते हैं जहां पे हमने छोड़ा था इसको.
तो देखो बच्चों, ऑल्सो फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल ओ ए पी आर स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन 5 हो गया। और यहीं से बच्चों हम स्मॉल आर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू हाफ। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 6 कर लिया। आगे चलो बच्चों, ध्यान देना। ऑल्सो फ्रॉम फिगर साइन थीटा जो है ये किसके बराबर रहता है, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा के। और ये ड्राइंग से आपको क्या समझा है, इट इज कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, बिकॉज फ्रॉम ट्राइंगल ओएपी साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज आर अपॉन आर। ठीक, तो हमको अगले स्टेप में क्या मिल गया, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 180 माइनस थीटा विच इज आर अपॉन स्मॉल आर। अभी इक्वेशन 6 से हमको क्या मिल गया था, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू हाफ, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 7 बना लिया। अब मैं इस इक्वेशन नंबर 7 को उठा के इक्वेशन नंबर 5 में पुट करता हूं। तो हमारा इक्वेशन नंबर 5 क्या था बच्चों, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई 0 टू इन्फिनिटी dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था, बराबर है ना, आर स्क्वायर था। तो मैंने यहां पे क्या किया, देखो आर स्क्वायर जो था आपका, एक बार रिलेशन देख लो, स्मॉल आर स्क्वायर जो था वो इक्वेशन 5 से ये हो सकता है। तो यहां पे मैंने पुटिंग कर दिया, देखो ध्यान देना बच्चों, मैंने लिखा पुटिंग इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 5, इक्वेशन 7 और इक्वेशन 5 को हमने इक्वेशन 4 में पुट कर दिया। तो हमको इक्वेशन 7 से साइन थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू हाफ, और इक्वेशन 5 से हम डिनोमिनेटर में जो आपका आर स्क्वायर था इक्वेशन 4 में, वहां पे हम क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। अब इसमें क्या होगा बच्चों, देखो b जो है आपका, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई हो गया इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी आर डी एल अपॉन, ध्यान से देखना एक बार बच्चों, यहां पे इसका पावर कुछ नहीं है, मतलब कितना है 1। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिनोमिनेटर में पावर 1/2 है, एक दूसरे वाले ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1 है, दोनों को ऐड कर दो, 1 प्लस 1/2 कितना हो गया बच्चों, 3/2। तो देखो यहां पे ध्यान से मैंने डायरेक्टली लिख दिया आर डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू 3/2। अब यहां से बच्चों देखो ये r जो है ये मेरा बाहर चला गया, तो मेरे को b मिल जाएगा म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई और 0 टू इन्फिनिटी डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू 3/2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 8 हो गया। अब बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, हमारा काम है ये जो ब्रैकेट में इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन को हमको अलग से सॉल्व करना है, और इसकी वैल्यू क्या आती है वो हम लाके इस इक्वेशन नंबर 8 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखो मैंने क्या किया है, देखो मैंने लेट कर लिया कि नाउ लेट आई इज इक्वल टू जो है 0 टू इन्फिनिटी डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू 3/2। ठीक है, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 9 बोल दिया बच्चों। ठीक, आइए आगे ध्यान से देखिएगा। अब मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करूंगा इंटीग्रेशन का। तो सॉल्विंग अबव इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, मैंने क्या किया, लेट एल इज इक्वल टू आर टैन थीटा मैंने सब्स्टिट्यूट किया बच्चों। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हम क्या लिख सकते हैं, डी एल इज इक्वल टू आर एज इट इज टैन थीटा का डेरिवेटिव इज सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो देखो हमने क्या किया, अगर हमने एल इज इक्वल टू आर टैन थीटा लिया तो इसका डिफरेंशिएबल फॉर्म क्या हो जाएगा, डी एल इज इक्वल टू आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। फॉर दिस सब्स्टिट्यूशन आवर लिमिट्स विल ऑल्सो चेंज। किसका लिमिट, इंटीग्रेशन का बच्चों। तो जब आपका वैल्यू एल का 0 है, देखो इस इक्वेशन में अगर हमने एल का वैल्यू 0 रखा तो आपका टैन थीटा कितना हो जाएगा, 0 अपॉन आर इज 0, यानी कि थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है बच्चों, और इसी इक्वेशन में जब आपका एल का वैल्यू इंफिनिटी है, तो अगर आप एल का वैल्यू इंफिनिटी रखते हो मतलब टैन थीटा इंफिनिटी, यानी कि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, बिकॉज टैन 90 जो रहता है वो इंफिनिटी होता है। तो एक बार चेक कर लो बच्चों, इंटीग्रेशन का लिमिट देखो, जहां पे एल इज इक्वल टू 0 था वहां पे हम थीटा इक्वल टू 0 लिखेंगे, और जहां पे एल इक्वल टू इन्फिनिटी था वहां पे थीटा इज इक्वल टू π/2 लिखेंगे। तो अब हमारा जो इंटीग्रेशन मेरा यहाँ पे मैंने इक्वेशन नंबर 9 में लिया था बच्चों, ये वाला इंटीग्रेशन, इसमें ये 0 और इन्फिनिटी की वैल्यू चेंज होगी, और ये डी एल और एल जो है वो थीटा के टर्म्स में जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, ध्यान देना बच्चों, रीराइटिंग द इंटीग्रेशन विथ न्यू लिमिट्स वी गेट आई इज इक्वल टू 0 टू π/2। देखो डी एल के जगह पे हमने लिखा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहां से बच्चों देखो डी एल इज इक्वल टू आर सेक स्क्वायर डी थीटा, ये हमने यहां लिख दिया, अपॉन क्या था बच्चों, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर रहेगा, और एल स्क्वायर के जगह पे हम क्या लिख देंगे, देखो एल इज इक्वल टू आर टैन थीटा, तो एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा का पावर 3/2। ठीक, इन दोनों में देखो आर स्क्वायर कॉमन है, बाहर लिया तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और बाहर द होल ब्रैकेट रेज टू 3/2 है। ठीक है, अब ये 3/2 जो है बच्चों ये आर स्क्वायर के पावर में भी जाएगा, और ये जो ब्रैकेट है इसके पावर में भी जाएगा। देखो मैंने सेपरेट किया है बच्चों,
देखो I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे देखो आर स्क्वायर के पावर में भी 3/2 और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के भी पावर में 3/2। अब बच्चों थोड़ा ध्यान से समझ लेना इसको, ये देखो आपका ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन आर का पावर 3 यानी कि आर क्यूब, देखो यहाँ पे, और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब थोड़ा अगेन ध्यान दे दो, सेक स्क्वायर थीटा का पावर 3/2 है, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया बच्चों, तो हमारे पास अब क्या बचेगा, देखो ऊपर है आर सेक स्क्वायर थीटा, तो अब मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे ये आर और ये भी कैंसिल कर लिया, देखो 2 हो जाएगा वो, तो हमारे पास अब क्या बचेगा देखेंगे, I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू, ऊपर है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और नीचे आर स्क्वायर और सेक थीटा का पावर 3 है यानी कि ये हो गया सेक क्यूब थीटा। ठीक है बच्चों, तो हमको देखो ये मिल गया। अब ध्यान देना बच्चों, ऊपर का सेक स्क्वायर थीटा और नीचे का सेक क्यूब थीटा कैंसिल होएगा बच्चों, तो ये एक ही सेक थीटा बच जाएगा। तो देखो अगले लाइन में लिखा है मैंने यहाँ पे बच्चों, I इज 0 टू पाई बाई टू डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक ही सेक थीटा बच गया है। ठीक है, इसको मैंने अगले लाइन में 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1 अपॉन सेक थीटा डी थीटा ऐसा लिख दिया, 1 अपॉन आर स्क्वायर देखो वैसे रखा, और 1 अपॉन सेक थीटा आप सबको पता है कितना होता है, ये कॉस थीटा, देखो लिखा अगले लाइन में 1 अपॉन आर स्क्वायर को बाहर ले लिया, 0 टू पाई बाई टू कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है बच्चों, अब कॉस थीटा का इंटीग्रेशन आप सबको पता है बच्चों क्या रहता है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन है साइन थीटा, देखो, और ये हो गया 0 टू पाई बाई टू लोअर लिमिट अपर लिमिट। ठीक है, अब अगले लाइन में देखना बच्चों मैंने क्या लिखा, I इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर और लिमिट पुट कर दिया, तो एक बार अपर लिमिट डालेंगे थीटा की जगह पे पाई बाई टू माइनस एक बार लोअर लिमिट डालेंगे 0, साइन 90 होता है 1 और साइन 0 होता है 0, 1 माइनस 0 इज 1 एंड 1 इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये हमको देखो मिल गया I इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 10 बोल दिया बच्चों। ठीक, इक्वेशन नंबर 9 और इक्वेशन नंबर 10 को अगर आप कंपेयर करते हो, इक्वेशन नंबर 9 क्या था, I इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी पूरा का पूरा इंटीग्रेशन का टर्म था। ठीक है, और हमको यहाँ पे I जो है वो क्या मिल गया, 1 अपॉन आर स्क्वायर, तो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिल गया बच्चों, ध्यान से देखो, 0 टू इन्फिनिटी dl अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू 3/2 का वैल्यू आ गया 1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को उठा के पुट करूंगा कहां पे, इक्वेशन नंबर 8 पे। सो नाउ पुटिंग इक्वेशन 11 इन इक्वेशन 8 वी गेट, आ जाओ बच्चों ध्यान देना, b इज इक्वल टू देखो म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई इंटू इंटीग्रेशन का टर्म के जगह पे हमको अब क्या मिल गया, ये 1 अपॉन आर स्क्वायर। देखो क्या कट हो रहा है बच्चों, यहाँ का एक आर और यहाँ का एक आर कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, इक्वेशन नंबर 12। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट सिचुएटेड एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस r फ्रॉम एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। तो कोई भी इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर जो करंट कैरी करता है किसी भी पॉइंट पे, उसका मैग्नेटिक इंडक्शन का जो वैल्यू होगा वो इतना होगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। आ जाओ बच्चों आगे ध्यान देना। अच्छा, फॉर सेमी इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, अगर यही चीज अगर सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए बोला होता, हमने अभी जो निकाला वो किसके लिए था बच्चा, वो था इनफाइनाइट वायर के लिए। अगर सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए बोलेगा तो हम क्या करेंगे, फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर instead of contribution from both upper and lower part only one of the two will contribute। अगर सेमी इनफाइनाइट बोला मतलब या तो ऊपर का इनफाइनाइट है या तो नीचे का, तो कोई भी एक अपर या लोअर हाफ पार्ट में से हम कंसीडर कर लेंगे। तो हेंस मैग्नेटिक फील्ड फॉर सेमी इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, विल बी हाफ ऑफ दैट ऑफ द इनफाइनाइट वायर। तो मेरा बी सेमी क्या हो जाएगा, इट इज b/2। बी हमको क्या मिला, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा वो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। ठीक है, सो हमको बी सेमी का वैल्यू मिल गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। तो ये सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए मैग्नेटिक इंडक्शन जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेमी इनफाइनाइट वायर आर डिस्टेंस पे कितना हो जाएगा, बी सेमी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। आई होप बच्चों आप सबको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए अगले हेडिंग पे चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आइए बच्चों देखिए अगला हेडिंग आपके स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान दीजिएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स। ठीक है, अब इसमें क्या रहता है बच्चों, ध्यान देना। क्वेश्चन रहता है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग करंट कैरिंग पैरेलल वायर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। इसमें बच्चों हम दो केसेस पढ़ते हैं। केस 1 में टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन, जब डायरेक्शन सेम हो करंट फ्लो का
अगर दोनों वायर्स में, तो वो एक केस 1 हो जाएगा, और केस 2 जो हम पढ़ेंगे बच्चों उसमें डायरेक्शन जो होगा वो अपोजिट होगा दोनों पैरेलल वायर्स में, ठीक। ना फर्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, थियरी है, कंसीडर टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d and carrying currents I1 and I2 respectively in same direction as shown in figure। अब इसका फिगर देख लीजिए बच्चों, ध्यान से देखिए बच्चों, ये हमारा कंडक्टर 1 है जिसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है, ये हमारा कंडक्टर 2 है जिसमें करंट I2 फ्लो कर रहा है। I1 और I2 दोनों की डायरेक्शन बच्चों सेम है, और इन दोनों कंडक्टर के बीच का ये सेपरेशन जो है ये d है। अब बच्चों मैं जो समझाने वाला हूं बहुत ध्यान से सुनना। I1 करंट जो हमारा कंडक्टर 1 में फ्लो कर रहा है, ध्यान से सुनो बच्चों, I1 करंट जो हमारा कंडक्टर 1 में फ्लो कर रहा है, इस करंट की वजह से, इस I1 करंट की वजह से जो 1 में फ्लो कर रहा है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1, देखो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड B1 जो है वो लगेगा कंडक्टर 2 पे। बच्चों ध्यान से समझना इसको, करंट 1 जो कंडक्टर 1 में फ्लो कर रहा है उसकी वजह से, सिंस ये कंडक्टर उसके विसिनिटी में है, इस करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड B1 लगेगा किस पे, कंडक्टर 2 पे। और उसका डायरेक्शन कैसा बनाया है मैंने, ऐसे बनाने का मतलब क्या हुआ कि इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड गोइंग इनसाइड। अब ये आप कैसे निकाल सकते हो बच्चों, आप इस पे राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो राइट हैंड थंब रूल से आपको ये B1 जो है ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड गोइंग इनसाइड हो जाएगा। सिमिलरली बच्चों, अगर मैं I2 करंट जो सेकेंड कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, I2 करंट जो सेकेंड कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड B2 एक्ट करेगा किस पे, फर्स्ट कंडक्टर पे। और उसको मैंने कैसे दिखाया, देखो ऐसा, इसका मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड कमिंग आउटसाइड, ठीक है। तो ये बच्चों है इनटू, और ये है आपका ऑन टू, ये बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर एंड आउटसाइड, और ये है आपका परपेंडिकुलर एंड इनसाइड, ठीक। अब बच्चों ध्यान से सुनना, अगर हमको इस कंडक्टर 1 की बात करनी है, अगर कंडक्टर 1 की बात करोगे तो इस कंडक्टर 1 पे जो फोर्स लग रहा है उसको मैंने क्या लिखा हुआ है, F1। और ये डायरेक्शन जो है बच्चों, ये अगर आप चाहो तो आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ओरिएंट करते हैं, आपके तीनों फिंगर्स जो हैं लेफ्ट हैंड के, अगर आप परपेंडिकुलरली ओरिएंट करते हैं, और अगर आपका सेकेंड फिंगर जो है वो करंट के डायरेक्शन में है, अगर आपका फर्स्ट फिंगर जो है अगर वो फील्ड के डायरेक्शन में है, तो आपका थंब जो है वो जिस डायरेक्शन में पॉइंट करता है वो हमारा फोर्स देता है। तो जब आप इसको ओरिएंट करोगे बच्चों, आपको समझ में आएगा कि F1 का जो मैंने डायरेक्शन बनाया उस डायरेक्शन में आपका थंब ओरिएंट हो रहा है। सिमिलरली सेकेंड कंडक्टर के लिए बच्चों करंट जो है वो I2 है, फील्ड जो है वो B1 इज परपेंडिकुलर एंड इनसाइड। तो जब आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यहां पे लगाओगे तो आपका थंब जो है वो ऊपर की तरफ पॉइंटेड होगा, जो कि डायरेक्शन होगा F2 का। इन दोनों के डायरेक्शन से बच्चों हमको ये पता चलता है कि फोर्सेस F1 एंड F2 जो है दे आर अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है बच्चों। अब आइए इसके डेरिवेशन पे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला मेरा काम आपका ड्राइंग समझाना था बच्चों, अब बहुत ध्यान से देखना। देखो मैंने जो बोला है, द मैग्नेटिक फील्ड B1 एट द सेकेंड वायर ड्यू टू करंट I1 इन द फर्स्ट वायर इज गिवन एज, B1 क्या हो जाएगा, हमने अभी थोड़े टाइम पहले करा था, स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से करंट अगर फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, बराबर। सो ये हो जाएगा, देखो B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी, राइट, वेयर डी इज सेपरेशन बिटवीन दी टू पैरेलल वायर्स। इसको हमने इक्वेशन 1 बोल दिया, और ये आपका डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। बाय द राइट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड इज इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। अब आ जाओ, अगर फोर्स निकालना है इस पे, किस पे, सेकेंड वाले वायर पे। So force F2 on the second wire due to current I2 and magnetic field B1। सेकेंड वाले वायर पे करंट I2 है और फील्ड क्या है B1। लेंथ सबका एक ही रहने वाला है, दोनों पैरेलल एंड इक्वल रहते हैं। तो आ जाओ ध्यान दो, फोर्स कैसे लिखा मैंने, F2 लिखा मैंने I2 इंटू B1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ DL। I2 एज इट इज B1 इक्वेशन 1 से हमारे पास हो गया म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ DL, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ DL। और मान लो कि दोनों के पैरेलल लेंथ जो थे उनका टोटल लेंथ जो है इज L। सो मेरा DL जो होगा, DL इसका वैल्यू इंटीग्रेशन करने के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, L, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको ड्राइंग में इंक्लूड कर सकते हो। ये हमारा हो गया बच्चों F2, इसको मैंने इक्वेशन 2 बोल दिया। जैसे मैंने आपको सेकेंड कंडक्टर के लिए समझाया बच्चों, द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज टुवर्ड्स फर्स्ट वायर यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। नाउ
जैसा हमने सेकेंड वायर के लिए पढ़ा वैसा बच्चों अब फर्स्ट वायर के लिए देखो। द मैग्नेटिक फील्ड B2 एट द फर्स्ट वायर ड्यू टू करंट I2 इन द सेकेंड वायर इज गिवन बाय, ये B2 हो गया, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर एंड आउटसाइड बोला मैंने आपको बाय द राइट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड इज नॉट आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, राइट। आगे आ जाओ। अब इसकी वजह से फोर्स F1 क्या हो जाएगा, फोर्स F1 जो कि करंट I1 और B2 से मिला है उसको हम क्या लिखेंगे, देखो F1 इज इक्वल टू I1 B2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ DL, I1 एज इट इज, B2 के जगह पे इक्वेशन 3 से हमने क्या लिखा, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई D इंटीग्रेशन ऑफ DL। देखो ये ऐसा हो गया और इंटीग्रेशन ऑफ DL तो आपको L ही होने वाला है, वेयर आई हैव कंसीडर्ड कैपिटल L टू बी दी लेंथ ऑफ दी बोथ पैरेलल वायर्स। तो हमको F1 का देखो वैल्यू मिल गया, ये हमारा हो गया इक्वेशन 4, और इसका डायरेक्शन जो होगा विल बी टुवर्ड्स सेकंड वायर बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अच्छा, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4 को अगर आप कंपेयर करते हो तो F2 और F1 दोनों का देखो वैल्यू राइट हैंड साइड में सेम है। Hence from equation 2 and equation 4 it is clear that forces F1 and F2 are attractive in nature and their magnitudes are equal। तो बच्चों हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना, मैंने लिखा let F is equal to F1 equal to F2, सिंस ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, मेरा F किसके बराबर हो गया, F1 या F2 में से कोई भी एक ले लो। तो यहां से F अपॉन L कितना हो गया बच्चों, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई D। This expression gives force of attraction per unit length of the wire। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देना। अब हमने जो अभी किया था बच्चों वो केस 1 था, जब करंट में दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम था, राइट, I1 एंड I2 दोनों की डायरेक्शन सेम थी। अब केस 2 बच्चों, टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। So if the currents I1 and I2 are flowing in opposite directions, then there is a force of repulsion between the two wires। अगर हम उसको सॉल्व करने जाए बच्चों, वापस करने की जरूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड जो है वो सेम ही आता है। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्शन पर यूनिट लेंथ विल बी सेम, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। व्हाट विल हैपन, ओनली द अर्लियर वाज अट्रैक्टिव इन नेचर एंड दिस इज रिपल्सिव इन नेचर। ये रिपल्सिव फोर्स है बच्चों, ये फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, यही दोनों में डिफरेंस है। अच्छा, इसको ड्राइंग में समझा देता हूं बच्चों, ध्यान से देखो। तो जो सेकंड केस होगा आपका ना बच्चों, उसमें देखो फिगर, I1 जो है वो इधर जा रहा है करंट और I2 जो है वो इधर जा रहा है। I1 करंट की वजह से देखो ये B1 जो है फील्ड अभी ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर एंड आउटसाइड, और I2 करंट की वजह से ये फील्ड कैसा था, परपेंडिकुलर एंड आउटसाइड। B1 और B2 मिल गया, आपको इस कंडक्टर का करंट पता है, करंट का डायरेक्शन पता है, B1 का डायरेक्शन पता है, तो यहां से फोर्स देखो उधर मिल गया। सिमिलरली अगर आप इस पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हो, I2 का डायरेक्शन इधर है, B1 परपेंडिकुलर एंड आउटसाइड है, तो आपको F2 देखो इधर मिल गया। अगर आप F1 और F2 के डायरेक्शन चेक करोगे बच्चों, तो इन दोनों डायरेक्शन से हमको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे जो फोर्सेस हैं आपका दैट इज रिपल्सिव इन नेचर, क्योंकि वो आपस से दूर जा रहे हैं, ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। आइए आगे चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो इसका कंक्लूजन क्या निकाल सकता हूं मैं, इसका कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट, एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल, ठीक है। अब इसी के ऊपर बच्चों एक क्वेश्चन होता है 1 एम्पियर डिफाइन करना। देखो, एक्सप्लेन हाउ 1 एम्पियर इज डिफाइंड यूजिंग कंसेप्ट ऑफ फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। तो डेफिनेशन क्या होगा बच्चों, ध्यान दीजिए। 1 एम्पियर इज द करंट which when flowing in two infinite parallel wires kept 1 meter apart, अगर d की वैल्यू 1 मीटर है सेपरेशन, it produces a force of attraction या repulsion of कितना, 2 into 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर बिटवीन देम। अब आ जाओ इसको समझ लेते हैं ड्राइंग में। अगर मान लो ये आपका I1 है, ये आपका I2, कंडक्टर 1 एंड कंडक्टर 2 में, और इनके बीच में ये सेपरेशन 1 मीटर है बच्चों, तो हमको F अपॉन L का ये फॉर्मूला पता है, हमने अभी डिराइव किया बच्चों। यहाँ पे अगर मैं I1 I2 का वैल्यू 1 एम्पियर रख दूं और D की वैल्यू 1 मीटर रख दूं, तो हमारा ये इक्वेशन क्या बनेगा, देखो, F अपॉन L इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1 अपॉन 2 पाई इंटू 1। ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। म्यू नॉट का वैल्यू आप सबको पता है होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। अब देखो ये अगर आप कट करते हो बच्चों तो ये कितना हो जाएगा, 2, मतलब हमारे पास क्या बचेगा, F अपॉन L इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। तो आपका 1 एम्पियर करंट वो करंट होता है जो कितना फोर्स पर यूनिट लेंथ आपको दे रहा है, 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। आइए आगे चलते हैं बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा, अगला हेडिंग देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट इन अ सर्कुलर आर्क ऑफ अ वायर। अब इसका क्वेश्चन क्या होता है बच्चों, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग आर्क ऑफ वायर
व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इफ आर्क वर अ कंप्लीट सर्कल। अब इसको एक एक करके समझते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना। कंसीडर सर्कुलर आर्क ए बी ऑफ अ वायर कैरिंग करंट आई। एक ए बी हमने सर्कुलर आर्क कंसीडर कर लिया जो करंट आई कैरी कर रहा है अपने अंदर, ठीक है। लेट द सर्कुलर आर्क ए बी सबटेंड्स एन एंगल थीटा एट द सेंटर ओ ऑफ द सर्कल विथ, अब इसके ड्राइंग में समझ लो। देखो ये आपका सेंटर हो गया ओ, ये आपकी आर्क हो गई ए बी, ये एंगल बना रहा है सेंटर पे थीटा, ठीक है। ये आपका करंट आई फ्लो कर रहा है इस ए बी में। हमने एक एलिमेंट यहाँ पे कंसीडर कर लिया है डी एल, यहाँ से इसका डिस्टेंस हो जाएगा आर वेक्टर देखो, और यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, ठीक है, जिसको हमने डीबी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है। ध्यान से देख लेना, पॉइंट ओ पे लगेगा बच्चों। अब कंसीडर लेंथ एलिमेंट डीएल वेक्टर लाइंग ऑलवेज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। तो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर में एंगल यहाँ पे कितना है, इट इज ऑलवेज 90 डिग्री, दैट इट इज सेइंग, यानी कि थीटा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री हो गई बच्चों। ध्यान देना और समझना इसको स्टूडेंट्स। बाय यूजिंग बायट-सावर्ट लॉ द मैग्नेटिक फील्ड डीबी वेक्टर प्रोड्यूस्ड एट ओ इज गिवन बाय, देखो बाय वेक्टर नोटेशन बच्चों हमने पढ़ा था डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। मैग्नीट्यूड में डीबी वेक्टर ये हो गया आपका, देखो पहले तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब इंटू डायरेक्शन देखो बताया है मैंने, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड गोइंग इनसाइड। थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, तो मैंने थीटा की जगह पे साइन 90 लिख दिया। साइन 90 कितना होता है 1, और देखो नीचे और ऊपर आर और आर क्यूब जो है वो बच्चों कैंसिल हो जाएगा। तो देखो इन्होंने कट कर दिया, यहाँ पे आप चाहो तो कट करके दिखा सकते हो बच्चों, ये आर और ये आपका कैंसिल होकर के ये 2 हो गया। तो हमारे पास क्या बचेगा, डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल, साइन 90 इज 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर बचेगा। नेक्स्ट पेज पे देखो बच्चों, तो देखो यहाँ पे लिखा है डीबी वेक्टर इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू डायरेक्शन। इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड हम खाली इतना लिखेंगे, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, और ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बच्चों। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल, जैसा मैंने बताया, हेंस द डायरेक्शन ऑफ ईच ऑफ द डीबीज इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, जो मैंने ड्राइंग में आपको समझाया था बच्चों, ठीक है। अब अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी निकालना है एट ओ, हमने एक एलिमेंट डीएल के लिए निकाला था अभी, जिसको हमने डीबी बोला था, तो अगर हमको टोटल बी निकालना है तो बी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी फ्रॉम इक्वेशन 1। डीबी का वैल्यू कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान से देख लो, तो इस इक्वेशन का वैल्यू मैंने आके यहाँ पे पुट कर दिया बच्चों, ठीक। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये बाहर चला गया तो इंटीग्रेशन में डी एल। अब ध्यान देना, एक बार ड्रॉइंग में आते हैं बच्चों, ध्यान से देखो, एक बार ड्रॉइंग में आते हैं बच्चों, ड्राइंग एक बार ध्यान से देखिए। ये आपका जो डीएल वेक्टर है बच्चों, डीएल वेक्टर, अगर मैं बोलता हूं ध्यान से देखो, अगर ये डीएल वेक्टर है सपोज करो, तो आपका ये एंगल थीटा है, ये आपका डीएल वेक्टर है बच्चों। आपको पता है अगर ये एस होता है, ये आर होता है, थीटा होता है, तो हम क्या लिखते हैं, एस इज इक्वल टू आर थीटा। यहाँ पे एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डीएल, आर आर ही है, और आपका थीटा जो है बच्चों ये स्मॉल के लिए बात कर रहे हैं, मतलब अगर मैं डीएल की बात करूं तो ये एंगल जो बनाएगा वो भी छोटा बनाएगा, डी थीटा हो जाएगा। तो देखो बच्चों वही मैंने यहाँ पे लिखा है, एक बार ध्यान से देख लीजिए। सो मैंने देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सिंस एस इज इक्वल टू आर थीटा, तो वैसे ही डी एल जो होगा वो क्या हो जाएगा, छोटे एंगल के लिए, छोटे एंगल के लिए डी एल के लिए डी थीटा हो गया बराबर। तो हम एस इज इक्वल टू आर थीटा के जगह पे क्या लिख सकता है, डी एल इज इक्वल टू आर डी थीटा, वेयर डी एल इज अ वेरी स्मॉल एलिमेंट मेकिंग एन एंगल डी थीटा एट सेंटर ओ। तो देखो हमने डी एल को रिप्लेस किया किससे, आर डी थीटा से। आई होप बच्चों ये आपको समझ में आया कंसेप्ट। अब r जो है वो बच्चों बाहर चला जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ध्यान देना, देखो यहां से r और ये आर स्क्वायर का एक टर्म बच्चों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एक ही बचेगा। तो हमारे पास बचेगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा इज थीटा, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे देखो इसको हम थीटा लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा इज थीटा, ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने बच्चों। तो ये अभी हमको क्या मिल गया, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर इंटू थीटा, वेयर थीटा इज एंगल इन रेडियंस, ठीक। और आप सबको ये फॉर्मूले से हमको क्या मिल गया, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई थीटा अपॉन आर। तो किसी भी आर्क के लिए बच्चों सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होता है उसका वैल्यू जो है वो ये होता है, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अगर हम ये कंप्लीट सर्कुलर आर्क के लिए निकालते हैं तो कंप्लीट सर्कुलर आर्क के लिए टोटल एंगल सेंटर पे कितना होगा, देखो फॉर अ फुल सर्कुलर वायर थीटा का वैल्यू रेडियन में कितना होता है 2 पाई।
तो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द फुल सर्कल इज गिवन बाय पुटिंग इक्वेशन 3, ये वाली इक्वेशन इन इक्वेशन 2 एज, देखो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू थीटा, थीटा किसके बराबर है 2 पाई अपॉन आर। अब अगर बच्चों आप ध्यान से देखोगे, देखो ध्यान से बच्चों, ये 2 पाई और ये 4 पाई जो है ये कट हो गया, यहाँ पे 2 बच गया, तो हमारे पास देखो इक्वेशन क्या मिल गया, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो ये किसी भी सर्कुलर वायर के लिए, किसी भी सर्कुलर लूप या वायर के लिए जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा होता है, उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है उसका ये फॉर्मूला है बच्चों, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक है, इसी में अगर मैंने नंबर ऑफ टर्न्स n ले लिया बच्चों, सो फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सर्कुलर कॉइल, ये मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना। आई होप बच्चों आपको आज के लेक्चर के सारे डेरिवेशंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना, बिकॉज ये सारे के सारे डेरिवेशन जो हमने आज पढ़े हैं ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आप सब लोगों को हमारा आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट स्टूडेंट्स।